हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। जैसा कि हमने दो लेक्चर बनाए हुए हैं जो ओल्ड ईयर बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हैं जो लगातार कई बार एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं या उनके कंसेप्ट बार बार एग्ज़ाम्स में आते हैं यूजीसी नेट कॉमर्स और मैनेजमेंट के। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मेकिंग प्रॉफिट बाय टेकिंग एडवांटेज ऑफ डिफरेंट प्राइस prevailing in different market is referred as ऑप्शन ए हैजिंग, ऑप्शन बी स्पेकुलेशन, ऑप्शन सी आर्बिट्रेज, ऑप्शन डी गैम्बलिंग। तो यार देखो, मैं आपसे हमेशा ये बोलता हूँ कि अगर जब भी आप एमसीक्यू कर रहे हो, अगर आपका एमसीक्यू गलत हो तो आप रीज़न फाइंड करो कि क्या रीज़न है कि आपका एमसीक्यू गलत है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप लोग एमसीक्यू या ओल्ड ईयर पेपर करते हो, मानता हूँ, लेकिन आप लोग रीज़न नहीं फाइंड करते हो तो वो गलती अगेन एंड अगेन होती रहती, एग्जाम में भी आपसे वो गलती होगी। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हैजिंग, स्पेक्यूलेशन स्पेक्यूलेशन एंड आर्बिट्रेज एंड गैम्बलिंग होता क्या है बेसिकली। ठीक है, फिर इसके बाद हम इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। ठीक है, हैजर, स्पेक्यूलेटर एंड आर्बिट्रेज जो होते हैं ये पार्टिसिपेंट्स होते हैं डेरिवेटिव मार्केट के। ठीक है, जो डेरिवेटिव मार्केट होती है या जो डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसमें ये तीन टाइप के इन्वेस्टर्स पाए जाते हैं, हैजर, स्पेक्यूलेटर्स एंड आर्बिट्रेज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हैजर क्या होता है। हैजर प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम रिस्क इन्वॉल्व इन प्राइस मूवमेंट इन फ्यूचर, मैनेज स्पॉट प्राइस रिस्क, यूज डेरिवेटिव्स टू रिड्यूस रिस्क, दिस टाइप इन्वेस्टर लीस्ट रिस्क टेकर। ठीक है, तो हैजर की अगर हम बात कर रहे हैं, ये बेसिकली अपने को जो रिस्क होता है, प्राइस जैसे होता क्या है कि आज कोई चीज़ की प्राइस 10 रुपये है तो उसी चीज़ की प्राइस फ्यूचर में 15 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है। ठीक है, तो वो जो रिस्क होता है अगर उसकी प्राइस 15 हो गई, उससे जो अपने को सेव करते हैं वो हैजर होते हैं। ठीक है, जो प्राइस मूवमेंट होती है फ्यूचर में उसको सेव करने के लिए बेसिकली जो सेव करने वाले इन्वेस्टर होते हैं उसे हम लोग हैजर बोलते हैं। जैसे अगर हम एक एग्जांपल की बात करते हैं इसमें, तो इसका एग्जांपल ये होता है कि ए और बी जो हैं, ए जो है आपका मान लेते हैं कि ए जो है विलेज का एक फार्मर है और बी जो है बी की एक शॉप है। ठीक है, तो ए ने बी से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है कि जितनी भी उसकी वीट होगी वो 500 रुपये किलो देगा। ठीक है, एक महीने बाद, 1 या 2 महीने बाद। अभी तो उसने बस ये समझ लो स्टार्टिंग की है, प्रोडक्शन हुआ नहीं, एक्चुअल प्रोडक्शन हुआ नहीं है। जब प्रोडक्शन हो जाएगा तो वो पर्टिकुलर 500 रुपये किलो देगा। ठीक है, तो अब इससे मतलब नहीं है बी को कि ये 500 रुपये में है, 600 रुपये में है या 400 रुपये में है, तो उसको बी के ऊपर ये लायबिलिटी है कि उसको 500 रुपये का ही खरीदना पड़ेगा। और ए को इससे मतलब नहीं, उसका प्राइस 600 हो जाता, 700 हो जाता या उसका प्राइस 400 भी हो जाता, तब भी उसको 500 रुपये में बेचना पड़ेगा। तो इसका मेन जो हैजर का मेन एडवांटेज ये होता था कि जो रिस्क इन्वॉल्व होता था प्राइस मूवमेंट में इन फ्यूचर, उसका उससे उसको सेव करता है हैजर वाले जो होते हैं। ठीक है, हैजर जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो सेव करते हैं, इसीलिए बेसिकली वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। उनका जो इन्वेस्टमेंट का मेन पर्पज होता है कि रिस्क जो इन्वॉल्व होता है प्राइस मूवमेंट का इन फ्यूचर उसको सेव करते हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं स्पेक्यूलेटर। स्पेक्यूलेटर मीन्स रिस्क टेकर इन्वेस्टर, ये सबसे ज़्यादा रिस्क टेकर इन्वेस्टर होते हैं एंड टेक एडवांटेज ऑफ प्राइस डिफरेंस ऑफ डिफरेंट टाइम। देखो होता क्या है कि जैसे कोई शेयर है, ठीक है, ए ने बी से कांटेक्ट कर लिया है कि ए को जैसे लग रहा है कि फ्यूचर में इस शेयर का प्राइस इंक्रीज होने वाला है। ठीक है, तो ए ने सारे शेयर्स परचेज कर लिए। ठीक है, अब ये स्पेकुलेटर ऐसा हो, ये रिस्क टेकर होता है, कोई जरूरी तो है नहीं कि फ्यूचर में उस शेयर का प्राइस बढ़े, लेकिन इसने स्पेकुलेट कर लिया, मतलब फ्यूचर को एक तरीके से एस्टिमेट कर लिया कि फ्यूचर में उसका प्राइस बढ़ने वाला है, तो इसलिए इसने इसको परचेज कर लिया शेयर को। तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं सबसे ज्यादा रिस्क टेकर होते हैं, स्पेकुलेटर जो होते हैं वो सबसे ज्यादा रिस्क टेकर होते हैं, जो इस टाइप के इन्वेस्टर होते हैं। ठीक है, तीसरे नंबर पे आते हैं हमारे आर्बिट्रेज। आर्बिट्रेज मीन्स रिस्क लेस प्रॉफिट, रिस्क फ्री प्रॉफिट, बाय इन वन मार्केट एंड सेल इन अनदर मार्केट। ये जो इन्वेस्टर होते हैं ये बिल्कुल रिस्क नहीं लेते हैं। ये क्या करते हैं, ये लेकिन रिस्क नहीं लेते हैं, लेकिन ये जो शेयर मार्केट जो स्टॉक मार्केट होती है उसमें बहुत अच्छी तरीके एनालिसिस करते हैं। इन्होंने जैसे क्या किया कि पर्टिकुलर कंपनी का एक शेयर परचेज किया, ठीक है, जैसे बीएसई से परचेज किया और उसको एनएसई में बेच दिया, तो बस इससे इनको जो प्रॉफिट होता है बस उसी से थोड़ा बहुत प्रॉफिट होता है। तो इनका जो प्रॉफिट होता है वो भी कम होता है क्योंकि ये रिस्क बहुत कम लेते हैं, इसलिए रिटर्न इन्हें कम मिलता है। ये रिस्क लेस प्रॉफिट होता है इनका, रिस्क फ्री प्रॉफिट, कि इनको कोई रिस्क नहीं होता है। ठीक है,
चलो अब हम क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा था, तो फिर आंसर देते हैं। मेकिंग प्रॉफिट बाय टेकिंग एडवांटेज ऑफ डिफरेंट प्राइस प्रेवलिंग इन डिफरेंट मार्केट इज रिफर एज। तो जैसा कि मैंने बताया था कि जो आर्बिट्रेज होता है ये क्या करता है कि एक एक मार्केट से परचेज करता है और दूसरे मार्केट में बेच देता है, बस इतना करता है। ये रिस्क लेस प्रॉफिट लेता है, मतलब इनको कोई रिस्क नहीं लेना पड़ता है। तो इसमें हमें सही ऑप्शन लग रहा है। हेजिंग का मतलब तो आपको पता ही है कि एग्रीमेंट करता है फ्यूचर की प्राइस जो है, प्राइस मूवमेंट जो हो उसका रिस्क ना हो। स्पेकुलेटर तो आपको पता ही है कि बहुत ज़्यादा रिस्क लेता है और इसके बाद फ्यूचर की अनसर्टिनिटी को कंसीडर करता है। आर्बिट्रेज जो है होता था वो एक मार्केट से परचेज करता था और दूसरे मार्केट में सेल कर देता था। ठीक है, जैसे एनएसई से इसने एक स्टॉक या शेयर परचेज किया और बीएसई में बेच दिया। तो हमें लग रहा है ना कि इसमें देखो ये बोला भी किया है, जो मेकिंग प्रॉफिट बाय टेकिंग एडवांटेज ऑफ डिफरेंट प्राइस प्रेवलिंग इन डिफरेंट मार्केट। जो मार्केट है, जैसे दो मार्केट हैं, एक मार्केट में दूसरा प्राइस है तो दूसरे मार्केट में ज़्यादा प्राइस है, तो आदमी क्या करता है, एक जहाँ पे कम प्राइस है वहां से परचेज किया और जहाँ पे ज़्यादा प्राइस है वहां पे बेच दिया। तो इसमें कोई रिस्क भी नहीं है। जैसे एनएससी से परचेज किया, बीएससी में बेच दिया, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, आर्बिट्रेज। ठीक है, समझे आप? इजीली, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलो अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। कि देखो क्वेश्चन सेम नहीं रिपीट होता है लेकिन कंसेप्ट बहुत रिपीट होता है। ये जितने भी कॉन्ट्रैक्ट में है, जो भी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ये बहुत रिपीट होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 2, अमंग द फॉलोइंग फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स विच इन्वॉल्व द लीस्ट रिस्क फॉर द होल्डर। ऑप्शन ए फॉरवर्ड, ऑप्शन बी ऑप्शन, ऑप्शन सी फ्यूचर, ऑप्शन डी स्वैप। ठीक है, ये जो इतने टर्म है फॉरवर्ड, ऑप्शन, फ्यूचर, स्वैप, जब तक हमें पहले यही नहीं पता होगा तो हम ये कैसे बता सकते हैं कि किस में सबसे ज़्यादा रिस्क कम इन्वॉल्व होता है, कौन सा किस में सबसे ज़्यादा रिस्क ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। जब हमें उसका कंसेप्ट ही नहीं पता है तो सबसे पहले हम कंसेप्ट समझते हैं कि फॉरवर्ड क्या है, ऑप्शन क्या है, फ्यूचर क्या है, स्वैप क्या है। ठीक है, चलो तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फॉरवर्ड एंड फ्यूचर कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंस क्या होता है। देखो बहुत अच्छा, सबसे पहले इन दोनों को समझने से पहले हमें दो टर्म समझने चाहिए, ओवर द काउंटर एंड एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स। देखो ओवर द कॉन्ट्रैक्ट क्या होता था कि पुराने समय में कि कोई एक्सचेंज या स्टॉक एक्सचेंज नहीं था, तो जो कॉन्ट्रैक्ट होते थे पुराने समय में वो तुम्हारे कस्टमाइज कॉन्ट्रैक्ट होते थे। जैसे ए ने बी से डायरेक्ट एग्रीमेंट कर लिया, कोई स्टॉक एक्सचेंज का यूज़ नहीं हुआ, डायरेक्ट ए ने बी से एग्रीमेंट कर लिया कि हम पर्टिकुलर इस डेट को आपको इतने इतने शेयर्स दे देंगे, इतने रुपए में दे देंगे। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट जो होता था फॉरवर्ड में, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जितने होते थे ये ओवर द काउंटर ट्रेड होते थे। ठीक है, इसमें बेसिकली कोई कस्टमाइज होते थे, कोई स्टैंडर्डाइज फार्मूला नहीं होता था और रिस्क इसमें ज़्यादा होता था। ठीक है, और जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होते थे बिल्कुल सेम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के तरीके होते थे, लेकिन जो ये ट्रेड किए जाते थे एक्सचेंज ट्रेड डेरिवेटिव्स होते थे। मतलब एक पर्टिकुलर स्टॉक एक्सचेंज होता था, वहां पे इन्हें ट्रेड करते थे। ठीक है, मीनिंग सिंपल सा है, वो समझ लेना। ठीक है, जैसे आप सेकेंड पॉइंट है व्हाट इज इट, इट इज टेलर मेड कॉन्ट्रैक्ट। मतलब ये जो कॉन्ट्रैक्ट होते थे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ये आपके कस्टमाइज कॉन्ट्रैक्ट होते थे। मतलब दो बंदे जो हैं वो अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन उनके अकॉर्डिंग हो सकती है। ठीक है, और सेकेंड बात करते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, इट इज अ स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट। मतलब इसमें क्या था कि जो स्टॉक एक्सचेंज पूरा रूल्स रेगुलेशन सारी चीजें हैं, उनकी रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता था सारी चीजों को। ठीक है, अब इसके बाद पॉइंट 3 जो है ट्रेडेड ऑन ओवर द काउंटर, देयर इज नो सेकेंडरी मार्केट, ऑर्गेनाइज्ड एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ऑर्गेनाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। तो होता क्या था, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट आपके ओवर द कॉन्ट्रैक्ट काउंटर होते थे, मतलब कि कोई इसमें स्टॉक एक्सचेंज नहीं आता था। ठीक है, कोई स्टॉक एक्सचेंज नहीं है, कुछ नहीं है, कोई सेकेंडरी मार्केट नहीं थी। ठीक है, और जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट थे ये हमेशा सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड होते थे या आपके स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होते थे। ठीक है, एंड तीसरा चौथा डिफरेंस की बात करते हैं सेटलमेंट। जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होते थे वो हमेशा मैच्योरिटी डेट पे सेटल होते थे और जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है वो डेली बेसिस पे होते हैं। जैसे शेयर्स की बात करते हैं हम लोग, स्टॉक एक्सचेंज में क्या होता है, शेयर्स की वैल्यू रोज कम ज्यादा होती रहती है ना, तो वही चीज है। और फॉरवर्ड में कोई ऐसा कुछ नहीं था शेयर्स की वैल्यू कम हो रही ज्यादा हो रही, डायरेक्ट मैच्योरिटी डेट पे पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म किया जाता था, सेटल किया जाता था। ठीक है, देन पॉइंट कंपेरिजन रिक्स की बात करें, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में जो रिक्स था ज़्यादा होता था, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में रिक्स लो होता था। देखो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में रिक्स ज़्यादा इसलिए होता था
क्योंकि ये ओवर द काउंटर होते थे। इसमें क्या होता था, ओवर द काउंटर ट्रेड किया जाता था, ठीक है। अगर कोई पार्टी डिफ़ॉल्ट करती है तो फिर कोई मतलब पर्टिकुलर थर्ड पार्टी नहीं है ना जो ऑब्लिगेट हो। इसमें क्या होता था फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में, इसमें कोई रिस्क बहुत कम होता था क्योंकि थर्ड पार्टी स्टॉक एक्सचेंज होता था दो पार्टीज के बीच में, ठीक है। एंड देन डिफॉल्ट एज दे आर प्राइवेट एग्रीमेंट द चांस ऑफ डिफॉल्ट आर रिलेटिवली हाई, ठीक है। एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट नो सच प्रोबेबिलिटी, मतलब ऐसा कुछ नहीं होता था, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट पे डिफॉल्ट के चांस नहीं होते थे, ठीक है। देन साइज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड ऑन कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स। अब ये पर्टिकुलर दो बंदे जो हैं उनके उनके ऊपर डिपेंड करता था कि अपने मतलब वो जैसा कि हमने बताया कि कस्टमाइज्ड होते थे, फिक्स्ड होते थे। इसमें कुछ भी अपना अपना मतलब फिक्स नहीं होते थे, इसमें कुछ भी आप अपना कस्टमाइज बना सकते हो कि इस डेट को सेटल होगा, इस डेट को ये होगा, चेंज भी कर सकते थे। लेकिन जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होते थे यहाँ पे सारी चीज़ें फिक्स्ड होती थी, ठीक है। कोलेट्रल की बात करें तो यहाँ पे नहीं रिक्वायर होती थी, यहाँ पे थोड़ा सा रिक्वायर होता था, इनिशियल मार्जिन रिक्वायर्ड होती थी, ठीक है। बाकी सब सिंपल सिंपल सा है। रेगुलेशन यहाँ पे सेल्फ रेगुलेटेड होता था, यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज रेगुलेट करता था, ठीक है। बाकी मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं, तो आपको ये समझ आ गया फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस क्या है, ठीक है। फॉरवर्ड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल सेम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के तरीके था, बस मेन जो चीज़ थी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में, ये हमेशा आपका पर्टिकुलर स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड होता था। अगर स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड हो रहा है तो रिस्क भी कम है, रिस्क भी कम होता था, डिफॉल्ट का रिस्क भी कम होता था, सारी चीज़ें इसमें मतलब सारी चीज़ें अच्छी होती थी, ठीक है। समझते हैं नेक्स्ट फ्यूचर और ऑप्शन में डिफरेंस। फ्यूचर आपको पता चल गया क्या होते हैं फ्यूचर्स, ठीक है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। अब हम बात करते हैं ऑप्शन की। तो देखो जैसे कि इसके नाम से पता चलता है, इसमें कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता था। इसमें अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना है तो परफॉर्म कर सकते हो, नहीं करना है तो नहीं भी कर सकते हो, ठीक है। अब फ्यूचर जो है इसमें आपको बाइंडिंग होती थी कि आपको कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना ही करना है, ठीक है। लेकिन ऑप्शन में ऐसा कोई वो नहीं था। इसमें एक ऑप्शन दिया जाता था, बायर को भी ऑप्शन दिया जाता था, सेलर को भी ऑप्शन दिया जाता था। तो इसमें दो टाइप्स के अलग अलग ऑप्शन भी होते थे, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन, वो मैं भी आगे आपको बताऊंगा। तो इसमें कोई ऑब्लिगेशन नहीं था, जो होल्डर होता था उसके पास ऑब्लिगेशन नहीं था कि आपको पर्टिकुलर कि एग्जीक्यूट करना ही पड़ेगा जो कॉन्ट्रैक्ट है। जैसे होता क्या था कि फ्यूचर में मान के चलो ए ने बी से एग्रीमेंट किया कि 10 दिन बाद पर्टिकुलर थिंग या पर्टिकुलर शेयर 10 शेयर हम तुमको दे देंगे, ठीक है, इतने प्राइस पे ये चीज़, ठीक है। और तो अगर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है तो उसमें आपको कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना ही पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा। लेकिन जब अगर वो ऑप्शन है तो ऑप्शन रहता था, उसमें बायर के पास भी ऑप्शन होता था, सेलर के पास भी ऑप्शन होता था, ठीक है। जो ऑप्शन होल्डर होता था वो प्रीमियम पे करता था, ठीक है। ये मेन डिफरेंस था। तो जैसे कि मीनिंग आप सिंपल सा समझ लेना, मैंने आपको बता भी दिया। जैसे दूसरा ऑप्शन जो दूसरा जो डिफरेंस है, ऑब्लिगेशन ऑफ बायर यस टू एग्जीक्यूट द कॉन्ट्रैक्ट। इसमें अगर आपने इसमें ऑब्लिगेशन होता था, अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट किया तो आपको एग्जीक्यूट करना पड़ता था। इसमें क्या है, नो देयर इज नो ऑब्लिगेशन, कोई ऑब्लिगेशन नहीं था। अगर आपका मन होगा तो करेंगे, नहीं मन होगा तो नहीं करेंगे, ठीक है। तीसरा जो कंपैरिजन का बेसिस है, एग्जीक्यूशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे जो जिस डेट पे आप बोलोगे उस डेट पे होता था। जैसे हमने बोला 10 दिन बाद, तो 10 दिन बाद कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना पड़ता था। यहाँ पे बिफोर भी डेट हो सकता है और उसी दिन भी हो सकता है, ठीक है। अब हम रिस्क की बात करते हैं। पहले वाले में रिस्क हाई है फ्यूचर में, और जो ऑप्शन है उसमें जो रिस्क है आपका लिमिटेड है। देखो फ्यूचर में रिस्क हाई इसलिए है कि अगर आपने ये बोला कि हम ए को ये इतने शेयर सेल करेंगे 100 रुपए में 10 दिन बाद, ठीक है, तो फिर आपको सेल करने ही है, चाहे फिर आपको मतलब नहीं है, आपने प्राइस भी बता दिया कि 10 दिन बाद हम उसको शेयर करें शेयर्स देंगे 100 रुपए के, ठीक है। फिर आपको ये मतलब नहीं है कि आपके शेयर का प्राइस 150 रुपए है, 180 रुपए है, आपको 100 रुपए में देना ही पड़ेगा किसी भी हालत में, ठीक है। और लेकिन इसमें क्या होता था, ऑप्शन में नहीं, इसमें जो रिस्क जो होल्डर होता था ऑप्शन का वो प्रीमियम पे करता था थोड़ा सा, ठीक है। चलो हम स्टार्ट करते हैं अब कॉल ऑप्शन से। कॉल ऑप्शन जो होता है आपका बायर ऑप्शन होता है। जैसे एग्जांपल में मान के चलो एक ए है और एक बी है, बी जो है वो बायर है, ए जो है सेलर है, तो उसने कॉल ऑप्शन परचेज किया है। कॉल ऑप्शन जो होता है बायर का होता है, तो ये ऑप्शन बी का है, ठीक है। बी के पास ये राइट है, राइट टू बाय 100 रिलायंस शेयर एट अ प्राइस ऑफ 300 पर शेयर आफ्टर 3 मंथ, ठीक है। अब उसके लिए उसने क्या किया कि प्रीमियम पे किया। देखो जिसके पास ये ऑप्शन होता है बायर, जैसे इसमें बी के पास ऑप्शन है तो बी प्रीमियम पे करेगा 25 पर शेयर, ठीक है। तो अमाउंट टू बाय कॉल ऑप्शन 2500 रुपये, क्योंकि 100 शेयर की बात थी और 25 पर शेयर था,
तो उसे 2500 रुपये तो एडवांस देने ही पड़ेंगे, ठीक है। और अभी जो करंट प्राइस है शेयर का वो 250 रुपये है इस समय, जो करंट प्राइस है जब पर्टिकुलर ये एग्रीमेंट हो रहा था, ठीक है। लेकिन बोला ये गया है कि वो 300 रुपये में खरीदेगा शेयर को। अभी जो प्राइस है 250 रुपये है, जो खरीदेगा वो 300 रुपये खरीदेगा 3 महीने बाद। तो अब इसके दो ऑप्शन, मतलब दो ऑप्शन हो सकते हैं। पहला ऑप्शन ये हो सकता है कि आप सपोज करो कि जो मार्केट प्राइस था शेयर का वो 400 रुपये हो जाता है, ठीक है। अगर मार्केट प्राइस शेयर का 400 रुपये हो जाता है, देन ये ऑप्शन को हम एक्सरसाइज करेगा। जो बी है वो ऑप्शन को बोलेगा कि हाँ मैं इस ऑप्शन को लूंगा, शेयर को परचेज करूंगा। तो जब वो शेयर को परचेज करेगा, जो उसका प्रॉफिट होगा, वो प्रॉफिट कैसे फाइंड करेंगे? देखो, प्रॉफिट फाइंड करने के लिए 400 रुपये का मार्केट प्राइस है अभी, ठीक है। 400 रुपये मार्केट प्राइस है प्लस 100 रुपये का एक शेयर है, तो 40,000 तो सीधे सीधे हो गए, ठीक है। 40,000 होने के बाद उसको पे कितने करने हैं? पे करने थे 300 के हिसाब से, क्योंकि उसने बोला था कि हम 300 के हिसाब से देंगे, हमसे कोई मतलब नहीं प्राइस चार कितना भी हो, प्राइस 500 भी हो सकता था, प्राइस 600 भी हो सकता था, 350 भी हो, हमसे कोई मतलब नहीं, हम 300 के हिसाब से देंगे, ठीक है। तो उसने 300 के हिसाब से 100 शेयर के कितने दिए होंगे? 30,000 दिए होंगे। तो 40,000 माइनस 30,000, ठीक है। फिर उसने 2500 रुपये तो यार पहले पे कर दिए थे, क्योंकि वो बाय ऑप्शन लिया था उसने, तो 2500 रुपये वो पे कर दिए थे। तो जो उसका प्रॉफिट आया 40,000 माइनस 30,000 कितना हो गया? 10,000। 10,000 में से 2500 जाएगा तो 7500, तो उसको ये प्रॉफिट हो गया। इसलिए उसने ऑप्शन को एक्सरसाइज किया, ऑप्शन को बोला कि हाँ मैं अपने ऑप्शन को यूज करूंगा, ठीक है। अब जैसे दूसरा, अगर हम इसी में मान के चलो दूसरा पर्टिकुलर दूसरा केस की बात करते हैं। अब आप ये सपोज करो कि 1 साल बाद जो प्राइस हो जाता है शेयर का, नहीं 1 साल बाद नहीं, 3 महीने बाद जो प्राइस हो जाता है, करंट प्राइस 200 रुपये हो जाता है, ठीक है। देन वो एक्सरसाइज नहीं करेगा, क्योंकि यार देखो सिंपल सी बात है, वो 300 रुपये में क्यों खरीदेगा? उसके पास जब ऑप्शन है, उसने ऑप्शन परचेज कर रखा है, तो वो एक्सरसाइज नहीं करेगा। 200 रुपये में क्यों परचेज करेगा? वो 200 रुपये के शेयर को 300 रुपये में क्यों परचेज करेगा? तो वो ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करेगा, ऑप्शन को। और जो उसको लॉस होगा वो सिर्फ प्रीमियम अमाउंट का होगा, क्योंकि प्रीमियम अमाउंट वो दे चुका है, जिसका वो होल्डर है, ठीक है। प्रीमियम अमाउंट उसने दिया था 2500 रुपये, जो उसको लॉस हुआ सिर्फ 2500 रुपये का हुआ, ठीक है। अगर यही आपका कॉल ऑप्शन ना हो, या ये ऑप्शन ना होता, ये आपका फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता, तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में उसको एक्सरसाइज करना पड़ता। ये उसके पास ऑब्लिगेशन था यहाँ पे कि चाहे आपका 200 रुपये प्राइस हो, कोई मतलब नहीं है, तो उसको सीधे सीधे 10,000 का लॉस होता। लेकिन अभी जो लॉस हुआ सिर्फ 2500 रुपये का हुआ। तभी हम बोलते हैं कॉल ऑप्शन जो होता है सबसे कम मतलब कॉल ऑप्शन नहीं, ऑप्शन जो होते हैं सबसे कम रिस्की होते हैं, ठीक है, एज कंपेयर टू फ्यूचर एंड फॉरवर्ड, ठीक है। अब हम बात करते हैं पुट ऑप्शन की। देखो, पुट ऑप्शन जो होता है ये सेलर का ऑप्शन होता है, ठीक है। जो कॉल ऑप्शन होता था वो बायर का ऑप्शन होता था, ठीक है। अब जैसे वही सेम ऑप्शन है, ए और बी है, ए सेलर है, बी बायर है। अब ए ने ऑप्शन ले लिया, ए ने पुट ऑप्शन ले लिया, तो ठीक है, जो एग्जांपल हो गया, राइट टू सेल 100 रिलायंस शेयर एट अ प्राइस ऑफ 300 पर शेयर आफ्टर 3 मंथ। उसने ए ने बोला कि हम आपको 300 रुपये में 300 रुपये का एक शेयर देंगे 3 महीने बाद, ठीक है, और 100 शेयर देंगे, ठीक है, 100 शेयर अपने बेचेंगे, ठीक है, 300 रुपये पर शेयर, ठीक है, ये चीज़ बोली उन्होंने। अब इसके बाद क्या, प्रीमियम करंट प्राइस जो शेयर का था अभी 250 रुपये था, ठीक है। फिर इसके बाद प्रीमियम की बात करें तो यहाँ पे जो प्रीमियम पे करेगा वो आपका सेलर प्रीमियम पे करेगा, वहाँ पे बायर प्रीमियम पे कर रहा था, ठीक है। कॉल ऑप्शन में बायर प्रीमियम पे करता है, पुट ऑप्शन में सेलर प्रीमियम पे करता है। तो यहाँ पे 25 पर शेयर देगा तो वो 2500 रुपये बायर को देगा, ठीक है, सेलर देगा बायर को, ए देगा बी को, ठीक है। अब देखो उसके पास फिर दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन जो है ए के पास, सपोज करते हैं हम लोग, आफ्टर अ मंथ मार्केट प्राइस इज 200, ये मान के चलो जो मार्केट प्राइस था 250 से 200 रुपये हो गया। देन वो अपने ऑप्शन को एक्सरसाइज करेगा। ऑब्वियस सी बात है कि उस यहाँ पे उसका प्रॉफिट है, जब वो ऑप्शन को एक्सरसाइज करेगा तो उसको कितना गेन होगा। तो उसके गेन की बात करते हैं, तो उसको 300 के हिसाब से, पहले 100 का एक शेयर था, तो 100 शेयर थे प्लस 300 का एक शेयर था, तो 30,000 रुपये वो हुआ, ठीक है। फिर इसके बाद बात करते हैं हम लोग, जो अगर वैसे शेयर सोल्ड करता तो सिर्फ उसके 20,000 में होते, क्योंकि 200 रुपये का शेयर बचा था उसकी। पहले वैल्यू जो उसकी थी 250 थी, लेकिन अब जो वैल्यू हो गई थी उसकी 200 रुपये हो गई थी, ठीक है। तो वो 20,000 के ही बेचता, ठीक है, लेकिन उसने बेचे कितने के? 30,000 के, 30,000 के उसने बेचे, जबकि अभी जो वैल्यू है उसकी 20,000 रुपये है, ठीक है। प्लस उसने 2500 रुपये पहले पे कर दिए थे,
तो 2500 रुपये और माइनस कर दिए, तो उसको 7500 रुपये प्रॉफिट हुआ यहाँ पे, ठीक है, पुट ऑप्शन के चक्कर में, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरे अल्टरनेटिव की। दूसरा अल्टरनेटिव क्या है हमारे पास, सपोज आफ्टर अ मंथ मार्केट प्राइस इज 300, मार्केट प्राइस जो है आपका 300 रुपये हो जाता है, देन फिर वो ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करेगा, क्योंकि यार देखो होता क्या है, 300 रुपये प्राइस हो गया तो वो ऑप्शन को नहीं एक्सरसाइज करेगा। वो ऑप्शन को एक्सरसाइज कर देता तो होता क्या, 30,000 रुपये के उसके बिक तो जाते, लेकिन तब भी उसको जो उसने प्रीमियम अमाउंट था वो उसका लॉस होता, क्योंकि 2500 रुपये वो पहले दे चुका है ना उसको, इसलिए वो ऑप्शन को नहीं एक्सरसाइज करेगा, ठीक है। तो अब हम इसका करेक्ट आंसर देखते हैं कि करेक्ट आंसर इसका क्या है, ठीक है। चलो चलते हैं हम लोग करेक्ट आंसर पे। अमंग द फॉलोइंग फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स विच इन्वॉल्व आर लीस्ट रिस्क टू द होल्डर, ठीक है। पहला ऑप्शन आपका फॉरवर्ड है, दूसरा ऑप्शन आपका ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन जो है आपका फ्यूचर है, फोर्थ जो है स्वैप है, ठीक है। तो स्वैप भी सिंपल सा है, ये भी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये जो होता है वो करेंसी के लिए यूज़ होता है और दूसरा इंटरेस्ट रेट के लिए यूज होता है, और जो स्वैप होता है ये भी ओवर द काउंटर ट्रेड होता है, ठीक है। तो इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। अब इसमें पूछा गया कौन से होल्डर के पास रिस्क सबसे कम होता है, तो देखो फॉरवर्ड की बात करते हैं हम लोग। फॉरवर्ड और फ्यूचर तो अपन ने पढ़ा ही है, फॉरवर्ड और फ्यूचर में रिस्क होता है, ठीक है। फॉरवर्ड में सबसे ज़्यादा रिस्क होता है अगर हम बात कर रहे हैं तो, क्योंकि यहाँ पे ओवर द काउंटर ट्रेड होता है। फिर अगर हम बात कर रहे हैं फ्यूचर की, फ्यूचर में थोड़ा कम रिस्क होता है, क्योंकि ये पर्टिकुलर स्टॉक एक्सचेंज पे होता है। ऑप्शन में बहुत कम रिस्क होता है, क्योंकि ऑप्शन में कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता है होल्डर के पास। जो अगर कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन लिए होता है उसके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता, उसके पास ऑप्शन होता है, वो मन होगा तो सेल करेगा या मन होगा तो परचेज करेगा, ये वाला ऑप्शन होता है, ठीक है। तो सबसे कम रिस्क आपका होता है ऑप्शन होल्डर के पास। स्वैप की बात करें तो स्वैप में रिस्क होता है, क्योंकि ये ओवर द काउंटर ट्रेड होता है। ओवर द काउंटर ट्रेड हो रहा तो ऑब्वियस की बात है यार कि उसमें डिफॉल्ट रिस्क बहुत हाई होता है, ठीक है। जो लीस्ट रिस्क होल्डर होता है वो आपका ऑप्शन होल्डर होता है। अगर ऑप्शन आप लोगे तो उसमें सबसे कम रिस्क होता है। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट द टर्म फ्लोट रिलेटेड टू नंबर 1 इन्वेंट्री मैनेजमेंट, नंबर 2 रिसीवेबल मैनेजमेंट, नंबर 3 कैश मैनेजमेंट, नंबर 4 मार्केटेबल सिक्योरिटी। देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट क्या होता है। जो आपके डे टू डे एक्सपेंसेस होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, उसको मैनेज करने को हम लोग बोलते हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। वर्किंग कैपिटल के भी दो पार्ट होते हैं, आप देख लीजिएगा, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल एंड नेट वर्किंग कैपिटल। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल में जितने भी आपके करंट एसेट आते हैं वो सब आते हैं, ठीक है। और नेट वर्किंग कैपिटल में करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी होते हैं, ठीक है। तो बेटर हमेशा आपका नेट वर्किंग कैपिटल होता है, ठीक है। जो फ्लोट टर्म होता है वो सबसे ज़्यादा यूज होता है, सिंपल सा बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कैश मैनेजमेंट में। जब हम लोग कैश मैनेजमेंट की बात करते हैं तो फ्लोट का टर्म यूज करते हैं, बहुत ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बहुत ठीक है। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। द मॉडल दैट applies to economic order quantity for inventory management was proposed to be applied to cash management by Millian and O. And second option William Baumol, William Schaff third option, and fourth option David Durant, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि जो इसमें पूछा गया है इस क्वेश्चन में, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट की टेक्निक थी वही सेम उसी के बेस पे टेक्निक आई थी कैश मैनेजमेंट पे, ठीक है। ये कैश मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि आपके पास कितना कैश होना चाहिए प्रेजेंट में, ठीक है, जिससे आपका क्या है होल्डिंग कॉस्ट ना ज़्यादा हो ना, इसके अलावा आपके पास कैरिंग कॉस्ट ज़्यादा हो, ठीक है। इस पर ये फोकस करते थे, ठीक है। तो अब हम चलते हैं पर्टिकुलर जो मॉडल था कैश मैनेजमेंट का उसको देखते हैं, ठीक है। विलियम बॉमोल का जो मॉडल था, बॉमोल मॉडल ऑफ कैश मैनेजमेंट हेल्प्स इन डिटरमाइन अ फर्म optimum cash balance under certainty. As per the model, cash and inventory management problem are one of the same. Then इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है आपका, सिंपल सा आप इसको फॉर्मूला देख सकते हो। देखो इसमें ये बोला गया था, इस मॉडल के द्वारा आप ये फाइंड कर सकते थे अगर फ्यूचर में सर्टेनिटी है, ठीक है, तो ये मॉडल आपको ये बताता था कि आपको अपने पास हमेशा कितना कैश रखना चाहिए जिससे आपकी पर्टिकुलर वर्किंग कैपिटल में प्रॉब्लम ना आए। कैश बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का। देखो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के जो पार्ट होते हैं वो इन्वेंट्री आता है, आपका कैश आता है, प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटी आता है, रिसीवेबल मैनेजमेंट आता है। तो उसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो आपका करंट एसेट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, कैश मैनेजमेंट।
कैश मैनेजमेंट में हम लोग ये बात करेंगे कि हमारे पास ऑप्टिमम कितना कैश होना चाहिए। देखो होता क्या है कि अगर हमारे पास ज़्यादा कैश है तब भी दिक्कत है, क्योंकि अगर हमारे पास ज़्यादा कैश है, ज़रूरत से ज़्यादा कैश है, तो हम उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, उसको अपने पास फालतू में रखे हुए हैं। अगर हम उसको इन्वेस्ट करते या हम उसका पर्टिकुलर बैंक में एफडी वगैरह कुछ अच्छा करते तो हमें उससे इंटरेस्ट मिलता, ठीक है। हम उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं तो दिक्कत है। अगर हमारे पास कैश कम है तो हमारे पास प्रॉब्लम है। अगर हमारे पास कैश कम है तो हमारे जो डे टू डे एक्सपेंसेस हैं वो रुक जाएंगे, कंपनी की जो क्या बोलते हैं ऑपरेशंस हैं वो सही से नहीं चलेंगे। तो ये जो मॉडल है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का जो मॉडल था, कैश मैनेजमेंट में भी अप्लाई होता है। विलियम जे बामोल ने दिया था। इन्होंने बोला था कि आपके पास हमेशा इतना कैश होना चाहिए, ठीक है। मतलब इससे ना ज़्यादा हो ना इससे कम हो, वो आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा, ठीक है। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो लास्ट क्वेश्चन है बहुत सिंपल सा है। द वैल्यू ऑफ द फर्म इज मैक्सिमाइज्ड व्हेन द मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर इज मैक्सिमम, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर इज मिनिमम, ऑप्शन सी, मार्केट वैल्यू ऑफ डेट इज मैक्सिमम, ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादातर लोगों ने इसको कर भी लिया होगा। तो इसमें क्या है कि इसमें ये पूछा गया है जो फर्म की वैल्यू है वहाँ वो कहाँ पे मैक्सिमाइज्ड होगी। ये बहुत ही देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ये मैंने फर्स्ट में जो मेरा लेक्चर फर्स्ट था उसमें भी मैंने ये डिस्कस किया, लेक्चर सेकंड में भी मैंने ये डिस्कस किया है। ये कंटिन्यूस ये क्वेश्चन आता रहा है, इस क्वेश्चन पे आप फोकस करो, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात कर रहे हैं। इसमें बोल रहे हैं कि तुम्हारी जो कंपनी है उसकी वैल्यू कब मैक्सिमाइज होगी। यार सिंपल सी बात है कि जब इक्विटी शेयर जो हमारे रियल शेयर होल्डर होते हैं, ठीक है, उनकी वैल्यू जब मैक्सिमाइज होगी तभी हमारी कंपनी की वैल्यू भी मैक्सिमाइज होगी यार, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, जब आपका इक्विटी शेयर अच्छी तरीके परफॉर्म करेगा तो ये आपकी शेयर होल्डर की वेल्थ मैक्सिमाइज होगी। का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर इज मैक्सिमम। देखो शेयर्स भी दो टाइप्स के होते हैं, इक्विटी शेयर होता है, दूसरा आपका प्रेफरेंस शेयर होता है। इक्विटी शेयर जो होता है ये रियल ऑनर बोलते हैं इनको, ठीक है, कंपनी का रियल ऑनर होता है। और जो आपका प्रेफरेंस शेयर होता है इनका जो डिविडेंड होता है ये फिक्स्ड होता है। ये एक तरीके से डिवेंचर ही बोल सकते हो इसको आप। इसमें क्या होता है कि आपको डिविडेंड फिक्स देना पड़ता है कि इतना डिविडेंड इन्हें मिलेगा ही, कंपनी को कुछ प्रॉफिट हो या ना हो। और प्रेफरेंस शेयर के काफ़ी सारे टाइप्स भी हैं, आगे इसका क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको और अच्छे से भी एक्सप्लेन करूंगा। डेट की मैक्सिमाइज होगी वैल्यू तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कंपनी को, इक्विटी शेयर की वैल्यू मिनिमाइज होगी तो इफेक्ट